बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लालू के बड़े लाल तेज प्रताप को शक्ति देने के बाद बिहार सरकार में मंत्री बने संजय सिंह मेरे साथ हैं। संजय जी, बिहार तक में बहुत बहुत स्वागत। जमुई की धरती पे आपका भी धन्यवाद है, क्योंकि पहले भी आप लोगों से हम मिले हैं और सभी मीडिया के साथी को भी हम 9 वर्ष की बधाई देते हैं। और आज के आने के बाद मुझे लगता है कि जमुई की जनता का जो प्यार और स्नेह आशीर्वाद मुझे मिला है, उसके लिए भी मैं तमाम जमुई वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। लगभग 2 महीने सरकार गठन के हो गए। सबसे पहले मैं आपके विभाग की बात करता हूँ। कैसा रहा 2 महीना में, क्या उपलब्धियां रही और क्या योजनाएं हैं पीएचडी विभाग को लेकर? देखिए, उपलब्धि तो ये है कि जहां पर जीआरसी पोर्टल हम लोग का है, सीजीआरसी पोर्टल, उसमें हम जब विभाग में आए थे उस समय 16,000 पेंडिंग मामले थे, जो कि आज से लगभग 4 दिन पहले का रिपोर्ट है कि घटकर 400 समथिंग आ गया। सबसे पहले सब जगह जो पूरे बिहार में नल जल योजना का जो कमियां है उसको दूर करने का प्रयास किया। और सीजीआरसी पोर्टल पे क्या होता है ना कि सारे जगह या तो टोल फ्री नंबर के द्वारा या फिर व्हाट्सएप के द्वारा या वेबसाइट के द्वारा लोग कंप्लेन करते हैं, हमने उसको खत्म करवाया। साथ ही जितने भी योजनाएं बंद हैं उसको हमने चालू करने के लिए निर्देश दिया है। और जो नई योजना आने वाली है, जिसके कारण मतलब आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को उसका फायदा मिलेगा, उसको हमने शुरुआत करने के लिए कहा है। नल जल योजनाओं को लेकर बहुत सी सारी शिकायत रहती है बिहार में, और खास करके हाल के दिनों में बेगूसराय में एक वीडियो वायरल हुआ था। एक बच्ची रिपोर्टर बन के नल जल योजनाओं की हकीकत को बिहार सरकार के सामने लाया था। क्या कहेंगे? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और यही कारण है कि जहां जहां से इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं, कहीं का जल मीनार खराब है, कहीं का पंप हाउस खराब है, या कहीं जो भी समस्या आ रही है, कहीं का पाइप फूटा हुआ है, उसको हम लोग तुरंत अविलंब उस पर कार्रवाई करके और तुरंत उसको सही करने का काम कर रहे हैं। और जो वीडियो आया था उसके बाद तुरंत उस पर पदाधिकारी पहुंचकर उन लोगों ने उसको पूरा करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं लोग को जानकारी आने के बाद निश्चित रूप से हम लोग उसको काम को पूरा करते हैं। क्या योजना है पीएचडी विभाग को लेकर? आने वाले समय में 7 निश्चय 3 में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश हम लोग को प्राप्त हुआ है, उसके तहत हर घर नल और हर घर शुद्ध जल तो पहले भी पहुंच चुका है। बहुत सी जगह वैसी जगह है जहां पे फ्लोराइड और थोड़ा दूषित पानी का जो शिकायतें आ रही हैं, उसके लिए हम लोग पंचायत वाइज में जहां जहां भी लगे हुए हैं वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑटोमेटिक मशीन लगा रहे हैं, जो पानी को रिसाइकिल करके और उसको पूरा फ्रेश करके मतलब देगा। दूसरा कि हम लोग सरफेस वाटर प्लांट जहां जहां मान लीजिए कि पानी का लेवल नहीं है, मतलब बहुत सूखा पड़ जा रहा है पूरे बिहार में, कहीं भी वैसे जिलों में हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जहां वाटर लेवल घट जा रहा है, वहां पे हम लोग सरफेस वाटर प्लांट लगाने जा रहे हैं। इंदौर की घटना हुई थी, दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हुई। क्या बिहार सरकार उससे कुछ सीख लिया? बिल्कुल, हम लोगों ने उसको संज्ञान में लेकर ही जहां जहां इस प्रकार की समस्या थी कि अगर कहीं भी में रिसाव है, पाइप टूटा हुआ है, पाइप फूटा हुआ है, या कहीं किसी मतलब पाइप का ये सॉकेट खुलने से अगर कहीं किसी दूषित पानी से कनेक्ट हो गया है, उसको हम लोगों ने ग्रामीण स्तर पर अपने जेई को भेजकर और जो हम लोग का वर्क इंस्पेक्टर होता है उनको भेजकर हम लोगों ने पूरे बिहार में कहा कि देखें और वैसे जगह को चिन्हित करें कि अगर कहीं भी इस प्रकार की अगर समस्या आती है उसको विलंब दूर करें। ऐसे तो करप्शन की बातें सारे विभागों में हो रही है। लोग शिकायत करते हैं कि बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। खासकर पीएचडी में इस बात की ज्यादा चर्चा होती है कि जब इसके अधिकारी ज्यादा करप्ट। मंत्री एज ए मंत्री क्या एक्शन लेंगे? मेरे पास तो ऐसे अभी तक कोई शिकायतें नहीं आई है, और मुझे लगता है कि 2 महीने के कार्यकाल में मेरे पास इस प्रकार का कोई शिकायत नहीं है। हाँ, मेरे पास शिकायत है कि मेरा नल खराब है, मेरा काम नहीं कर रहा है, यहाँ दूषित पानी आ रहा है, यहाँ का जल मीनार काम नहीं कर रहा है, यहाँ का पंप हाउस काम नहीं कर रहा है, ये आया है। लेकिन इस प्रकार का अगर कोई भी होगा तो हम आपको एक जानकारी दे देते हैं कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने मुझे इस विभाग की जब दे दी थी तो उन्होंने कहा था कि आप जा रहे हैं, पूरी निष्ठा के साथ आपको काम करना है, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है हर घर नल हर घर शुद्ध जल का, उसको आप पूरा करने का काम करेंगे। और आपको मैं एक जानकारी दे देता हूं कि विभागीय बैठक में प्रथम दिन हमने बैठक किया था, और दूसरी बैठक में हमने 40 लोगों का वेतन रोका था जो लोग अपने कार्य को सही से नहीं कर रहे थे, और 5 अफसर को हमने सस्पेंड भी किया था, और तीसरे बैठक में भी 2 अफसरों को सस्पेंड किया था। और वही कारण है कि आज जो है सारी चीजें अब लाइनअप हो गई है। और एक जानकारी आपको दे देते हैं, जिस समय हम पदभार संभाले थे वहां पर मात्र 10 से 20 लाख के बीच में बिजली का
बकाया राशि वसूला जाता था संवेदक से। हमारे विभाग के पदाधिकारी जो सीनियर पदाधिकारी परेशान थे कि कोई संवेदक पैसा जमा नहीं कर रहा। हमने अविलंब बैठक किया और बैठक करके हमने निर्देश दिया कि जिस संवेदक के यहाँ बिजली बिल बकाया रहेगा उनको टेंडर नोटिस में निकालिए कि आने वाले समय में वो जब तक अपना बिजली भुगतान नहीं करते हैं किसी नए टेंडर में भाग नहीं लेंगे। दूसरा कि 1 महीना में अगर वो 25% जमा नहीं करते तो नेक्स्ट उनका सारा बिल रोक दिया जाए, और अगले महीने अगर 50% नहीं देते हैं तो उनको डिवार किया जाए, और तीसरे महीने में नहीं देते हैं तो उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। और इसका नतीजा आज ये हुआ कि आज किसी भी दिन 1.5 करोड़ 2 करोड़ से कम नहीं आ रहा है, मैक्सिमम 4 करोड़ रुपया तक भी आया, यानी 20 से 25 गुना तक पैसा का रिकवरी हम लोग करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे आने के बाद 2 महीने में जो कार्य है वो प्रगति पे दिख रही है। तो क्या मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में पीएचडी विभाग जो आपके अधीन है टॉप लेवल पे आएगा? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरे बिहार की मैं बात करूंगा कि पीएचडी विभाग में कहीं भी किसी प्रकार का शिकायत नहीं आना चाहिए, ऐसा मेरा पूरा प्रयास होगा। अब राजनीति की बात कर लेते हैं। आज आरजेडी कार्यकारिणी की बैठक हुई। तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो गई। एक तरफ जैसे जहां विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, वहीं आरजेडी ने तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। किस रूप में देखते हैं दोनों घटनाओं? देखिए, हर एक पार्टी का एक शुरू से एक परंपरा बना हुआ है, नॉर्म्स है कि कोई ना कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे होगा ही। और आदरणीय लालू प्रसाद जी का तबीयत लंबे समय से खराब चल रहा है और उम्र भी हो गया है, तो कहीं ना कहीं अपनी वो जवाबदेही किसी और को उत्तराधिकारी तो बनाएंगे ही। तो उन्होंने अपने बेटे को अगर बनाया है तो निश्चित रूप से स्वागत है। दूसरे लोग नहीं थे? देखिए, हमने क्या कहा, उनके पार्टी और परिवार का है तो वो निर्णय स्वयं लेंगे। अब जैसे हमारी पार्टी का निर्णय हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी लेते हैं, स्वाभाविक रूप से हर एक पार्टी के जो मुखिया होते हैं वो निर्णय लेते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर लालू जी हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने निर्णय लिया तो बिल्कुल सोच समझ कर निर्णय लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ ही तेजस्वी ने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल उठाया है। देखिए, उनसे पूछिएगा कि आज तो बिहार में उद्योग और धंधे लग रहे हैं। जब उनकी सरकार थी तो अपहरण उद्योग के धंधे चलते थे। इसमें बैठे हुए तमाम लोगों से आप पूछेंगे ना तो अपहरण उद्योग की चर्चा करेंगे, लेकिन आज के डेट में सिर्फ उद्योग की चर्चा होती है। तो कहीं ना कहीं उनको अपने दिनों की याद करना चाहिए था कि शाम 5 बजे के बाद हमारी माता बहनें के रोड पर नहीं निकल सकती थी। आज है कि 12 बजे 1 बजे रात में भी लोग बाहर निकलते हैं, कहीं कोई निर्भीक होकर निकलते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये चीज उनको समझने की जरूरत है। एनडीए सरकार की यूएसपी रही है अच्छा लॉ एंड ऑर्डर बिहार में, लेकिन जो घटना हुई है पटना के गर्ल्स हॉस्टल में नीट की एक छात्रा की रेप के बाद हत्या हुई, सरकार पे उंगली उठ रही है। देखिए, उसमें हमारे गृह मंत्री जी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी, उन्होंने एसआईटी का गठन किया है और लगातार छापेमारी चल रही है। और उसमें चूंकि डेली कुछ न कुछ नया चेंजिंग आ रहा है, कहीं कुछ नए साक्ष्य आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द उसमें जो भी लोग संलिप्त है वो सलाखों के पीछे होंगे। सरकार कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रही? सरकार क्यों छुपाएगी? सरकार तो ऐसी सरकार है जो पहले ही हमारे गृह मंत्री जिस दिन बने हैं उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि जिनको सुधरना है सुधर जाओ और जिनको नहीं सुधरना है वो बिहार से बाहर चले जाओ। अभी आपसे बात करने के कुछ देर पहले ही एफएसएल की रिपोर्ट भी आ गई है, कपड़े पे कुछ दाग मिले हैं। परिवार का जो आरोप है वो सही लग रहा है? देखिए, जब तक सभी तरह के साक्ष्य नहीं मिल जाते हैं तब तक हड़बड़ी में कुछ भी बोलना बेबुनियाद होगा। जब पूरी तरीके से जब सारे साक्ष्य आ जाएं तो मुझे लगता है कि बोलना सही रहेगा, क्योंकि अभी बहुत जल्दीबाजी होगी बोलना। संजय जी, ऐसा नहीं लगता कि लॉ एंड ऑर्डर में कुछ गिरावट आई? नहीं, मुझे इसलिए नहीं लगता है ना कि देखिए, क्राइम तो कोई भी सरकार में आज तक आप देख रहे होंगे कि जब से आप देख रहे होंगे, आप पत्रकारिता में नहीं रहे होंगे तब भी आप देख रहे होंगे लॉ एंड ऑर्डर में हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव आती है, कुछ ना कुछ कमी बेसी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अपराध रुकता नहीं है। कम बेसी जरूर होता है लेकिन अपराध रुकता नहीं है। आखिरी 2 सवाल। महुआ चुनाव बहुत चर्चा में रहा था पिछले चुनाव में, जिसके खिलाफ आप चुनाव लड़े थे, उनकी एनडीए में आने की चर्चा बहुत तेज हो रही है। देखिए, चुनाव में जिनके खिलाफ हम लड़े थे, सबसे बड़ी बात है कि वहां चुनाव लड़ाने में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का विश्वास और कहीं ना कहीं उनका अटूट विश्वास था मेरे प्रति कि 2020 में हम चुनाव लड़े। 2020 में चुनाव लड़ने के बाद कुछ वोटों से हम चुनाव हार गए। पुनः उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और 2025 में मुझे टिकट दिया और मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। और क्या हम बोले कि मतलब उनका आजीवन ऋणी है कि उन्होंने जिस प्रकार से, जैसे एक सिंपल टिकट देना अलग चीज होता है, हम ये शब्द इसलिए बोल रहे हैं ऋणी का
चूंकि हमारा टिकट दूसरे गठबंधन में चला गया था, उस गठबंधन से टिकट उन्होंने वापस लाया और पूरे बिहार में कहीं किसी सीट की चर्चा दिल्ली के गृह मंत्री जी के यहाँ नहीं हुआ था। मेरे महुआ सीट की चर्चा दिल्ली के गृह मंत्री जी के यहाँ हुआ और दिन भर नेशनल न्यूज का अगर कोई चैनल चलाता जगह तो वो सिर्फ महुआ का था और वहां से सीट लाकर उन्होंने मुझे टिकट दिया। और एक और बता दें आपको कि धन्यवाद देते हैं हम अमित शाह जी का भी, जो पूरे बिहार में उन्होंने जिलावार बैठक किया था। महुआ एक ऐसा जगह था जहां मात्र 12 पंचायत के प्रखंड में जाकर उन्होंने मेरे लिए कार्यक्रम किया था, तो हम उनका भी आभार प्रकट करने के लिए दिल्ली गए थे। तो कहीं ना कहीं सभी का आशीर्वाद मुझे मिला। यही कारण है कि जिनका आप नाम लेना चाह रहे हैं उनको महुआ की जनता ने 55,000 वोटों से चुनाव हराया था। तो कहीं ना कहीं महुआ का जनता का भी प्यार से नहीं रहा कि 2020 में हारने के बाद 2025 में भी महुआ के जनता का विश्वास मेरे प्रति रहा और यही कारण था कि हम लगातार 2020 से 25 तक लोगों के बीच बने रहे, उनकी सेवा करते रहे, जिसका आशीर्वाद मुझे मिला और हम भारी बहुमत से जीते। और रही बात किसी के एनडीए में आने के लिए, तो एनडीए के जो बड़े नेता हैं वो इसका निर्णय लेंगे और जो निर्णय लेंगे वो सभी को मान्य होगा। स्वागत करेंगे ना आप उनके, अगर आते हैं एनडीए में तो स्वागत करेंगे? देखिए, एनडीए में कोई भी आएगा उसका स्वागत होगा और मुझे लगता है कि बड़े नेता जो निर्णय लेते हैं वो बहुत चीजों को देखकर सोच समझ कर लेते हैं। आखिरी सवाल है, कांग्रेस की भी कार्यकारिणी की बैठक हुई, कांग्रेस ने निर्णय लिया कि अगला 2029 का चुनाव वो आरजेडी से अलग होकर लड़ेगी। देखिए, सब गठबंधन में अपने अपने राजनीति करते हैं, अपने फायदे देखते हैं। अब उनके गठबंधन में उनका क्या नुकसान है, क्या फायदा है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को इस पर चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिन पर दिन बिहार में उनका पतन होते जा रहा है, कहीं वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं। तो अगर उन लोगों का चिंतन है तो चिंतन जाएगा। देर से लिया गया सही निर्णय लग रहा है। बिल्कुल। तो सुना आपने, ये थे मेरे साथ पीएचडी विभाग के मंत्री संजय कुमार सिंह। आप देखते रहिए बिहार तक। राकेश कुमार सिंह, बिहार तक, जमुई।